की इस वीडियो में बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ये सारे जो हैं नोट्स शॉर्ट नोट्स हैं जो मैंने आपकी केस हेमोलिंगम की फिजियोलॉजी की बुक से बनाए हुए हैं। वेल प्रिपेयर नोट्स हैं और इन्हीं नोट्स के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। नोट्स की जो PDF होगी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें सबसे पहले डाइजेशन की डेफिनेशन दी हुई है। डाइजेशन क्या होता है? डिफाइंड एज अ प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। देखिए डाइजेशन का एक क्या है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या किया जाता है, जो आपका फूड है कॉम्प्लेक्स फूड, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ा जाता है, उसको ब्रेक डाउन किया जाता है सिंपलेस्ट फॉर्म में, ताकि जो हमारे सेल्स हैं उसको ईजिली एब्जॉर्ब कर लें। तो इसी को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन। डाइजेशन कंप्लीट होता है कंप्लीट बाय ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल एंड एंजाइमेटिक रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पे दो प्रोसेस चलते हैं, एक होता है मैकेनिकल प्रोसेस और दूसरा होता है एंजाइमेटिक रिएक्शंस। एंजाइमेटिक रिएक्शंस किसके थ्रू की जाती हैं? एंजाइम्स के थ्रू की जाती हैं। अब इसके बाद बात करते हैं फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन किस तरह से परफॉर्म करता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंजेक्शन और कंजम्पशन ऑफ फूड सब्सटेंसेस। सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो भी हमारा फूड है उसको सबसे पहले हम कंज्यूम करते हैं या उसको हम क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं। उसके बाद क्या किया जाता है, हम उसको मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू ब्रेक करते हैं इनटू सिंपल स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे पहला प्रोसेस कौन सा हुआ हमारा, मैकेनिकल रिएक्शन के थ्रू हमने क्या किया, जो फूड था उसको क्या किया, स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया। अब ये स्मॉल पार्टिकल्स कन्वर्ट किया जाते हैं, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल टू डिफरेंट एरियाज ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स। अब देखिए जो आपने स्मॉल पार्टिकल्स आपके कन्वर्ट हुए हैं लार्ज कॉम्प्लेक्स फूड, उनको क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है डिफरेंट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। सब बात क्या होती है, सिक्रीशन होती है वहाँ पे नेसेसरी एंजाइम्स की। तो जैसे आपका प्रोटीएज हुआ प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कराने के लिए, इसी तरह बाइल जूस का सिक्रीशन आता है ताकि आपका फैट को इमल्सिफाई कर दे। तो वहाँ पे डिफरेंट एंजाइम्स और सब्सटेंसेस की सिक्रीशन होती है। उसके बाद क्या जाता है, उन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है जिसको हम डाइजेशन कहते हैं। डाइजेस्ट होने के बाद वो फूड पार्टिकल्स हमारे क्या करता है, ब्लड उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, ब्लड सेल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है हमारी बॉडी से, वो एक्सक्रीशन के प्रोसेस के थ्रू बाहर निकाल लिया जाता है। तो ये था हमारा फंक्शन किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब बात करते हैं एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। तो देखिए एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन कौन से होते हैं, वो ऑर्गन्स जो डायरेक्टली रोल प्ले नहीं करते हैं किसमें, आपके डाइजेशन में, उनको हम कहते हैं एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। जैसे आपके टीथ, टंग, सैलिवरी ग्लैंड, एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज। देखिए यहाँ पे एक्सोक्राइन पार्ट क्यों कहा गया है, क्योंकि जो आपका एंडोक्राइन पार्ट है पेनक्रियाज का वो सिक्रीट करता है हार्मोन्स, और जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो सिक्रीट करता है एंजाइम्स। और डाइजेशन में कौन हेल्प करता है, एंजाइम्स हेल्प करते हैं। इसके बाद हमारा लीवर। लीवर क्या बनाता है, आपको पता है, बाइल। और गॉल ब्लैडर क्या करता है, उस बाइल का कंसंट्रेशन कराता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये हो गए हमारे एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, या हम इनको कह सकते हैं सेकेंडरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। अब देखिए हमारे पास है प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स हैं जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं आपके डाइजेशन के मैकेनिज्म में। तो सबसे पहला होता है हमारा माउथ। माउथ के बाद आता है फेरिंग्स, कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर। इसके बाद ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के रेक्टम वाले पोर्शन से ही क्या होता है, एक्सक्रीशन भी होता है। अब बात करते हैं लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल हमारी 4 लेयर से मिलकर बनी थी। सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर होती है म्यूकस मेम्ब्रेन या म्यूकस लेयर, दूसरी होती है सबम्यूकस लेयर, तीसरी लेयर का नाम है मस्कुलर लेयर, और फोर्थ लेयर होती है आपकी सेरोसा या फाइब्रस लेयर। तो यहाँ पे 4 लेयर प्रेजेंट होती हैं हमारी एलिमेंट्री कैनाल में। अब हम उन लेयर को पढ़ने वाले किस तरह से, क्या क्या उनका फंक्शन होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल की 4 लेयर। सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी हो गई, सेरोसा। दूसरी हो जाती है मस्कुलरिस। तो मस्कुलरिस 2 पार्ट में डिवाइड होती है, आउटर तो लॉन्गिट्यूडनल होती है और इनर क्या होती है यहाँ पे सर्कुलर। तो ये दोनों किसकी हैं, ये दोनों आपकी मस्कुलरिस लेयर है। इसके बाद आता है हमारा सब म्यूकोसा, थर्ड वन, और सबसे इंटरनल लेयर जो है हमारी म्यूकोसा। अगर आपसे कोई कहता है इंटरनल टू एक्सटर्नल बताइए, तो म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस और सेरोसा। अगर सबसे पहले बात करते हैं हम अपनी सेरस या फाइब्रस लेयर के बारे में, यानी कि हमारी सेरोसा के बारे में। तो सेरोसा जो है वो कैसी होती है, फाइब्रस इन नेचर होती है। इसको हम क्या कहते हैं, सेरोसा भी कहते हैं। सेरोसा बनी किससे होती है, आपके कनेक्टिव टिश्यू और मीजो एपिथेलियल सेल। मीजो एपिथेलियल सेल मतलब जो आपकी एपिथेलियम है, विजुअल ऑर्गन की एपिथेलियम, उसको हम क्या कहते हैं, मीजो एपिथेलियल कहते हैं। इसके बाद क्या करती है, ये कवर करती है फेरिंग्स और ईसोफेगस वाले पोर्शन को। कौन कवर करता है, हमारा सीरस या हमारी फाइब्रस लेयर। इसके बाद दूसरी लेयर कौन सी है, मैंने आपको बताई है मस्कुलरिस लेयर। मस्कुलरिस लेयर किससे मिलकर बनी है,
स्केलेटल मसल फाइबर। स्केलेटल मसल फाइबर मतलब ये हमारे वॉलेंट्री नेचर होते हैं। इसके बाद ये देखिए थोड़ा इसमें यहाँ डिफरेंट आता है, ये स्टमक में अलग तरीके से अरेंज होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन में अलग तरीके से अरेंज होती है। तो इस देखिए अब बात करते हैं स्टमक के बारे में। तो स्टमक में 3 लेयर में अरेंज होती है। सबसे पहली लेयर कौन सी होती है? इनर लेयर होती है, ऑब्लिक लेयर, फिर मिडिल लेयर सर्कुलर और आउटर लेयर होती है यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 लेयर में अरेंज होती है, आउटर वाली लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर। तो बस यहाँ पे क्या आता है, इनर कैसी होती है, यहाँ पे इनर ऑब्लिक होती है और मिडिल सर्कुलर, ये थोड़ा यहाँ पे डिफरेंस आता है। अब थर्ड लेयर है हमारे पास सबम्यूकोसा लेयर। तो सबम्यूकोसा लेयर प्रेजेंट होती है सारे पार्ट में एलिमेंट्री कैनाल के एक्सेप्ट माउथ और फेरिंग्स। तो अगर आपसे कोई पूछता है या एक वन वर्ड में आ जाए या आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आ जाए कि आपकी जो सबम्यूकोसा लेयर है वो कहाँ एब्सेंट होती है, तो आपको याद रखना है कि माउथ और फेरिंग्स में ये लेयर एब्सेंट होती है। यहाँ पे देखिए सबम्यूकोसा के पास ब्लड वेसल्स होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं और यहाँ पे नर्व प्लक्सेस भी प्रेजेंट होते हैं। नर्व प्लक्सेस अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ कौन से नर्व प्लक्सेस होते हैं। एक प्लक्सेस ऑफ ऑराबेक होता है और मीजनस प्लक्सेस, ये भी आपको मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं कौन सी लेयर में? सबम्यूकोसा लेयर में। इसके बाद सबसे इनर मोस्ट लेयर आती है हमारी म्यूकोसा। म्यूकोसा क्या है? हमारी इनर मोस्ट लेयर है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की, या इसको हम कहते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा और म्यूकस मेम्ब्रेन भी इसको नाम दिया जाता है। इसके पास 3 लेयर है, मतलब जो आपकी म्यूकोसा है इसकी आप कह सकते हो सब 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहली है एपिथेलियल लाइनिंग। एपिथेलियल लाइनिंग ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होती है किसके साथ? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के साथ, ये अंदर बिल्कुल यहाँ पे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक का है। तो जो ल्यूमेन है उसकी डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन होती है? आपकी एपिथेलियल लाइनिंग होती है। माउथ, टंग एंड इनर सरफेस ऑफ फेरिंग्स एंड ईसोफेगस। तो देखिए जो आपका माउथ वाला रीजन है, टंग वाला, और इनर सरफेस है किसकी? फेरिंग्स की और उस ईसोफेगस की। तो वहाँ पे कैसे होता है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस की फॉर्म होता है, यानी कि शेप कैसा होता है इनका? स्क्वैमस फॉर्म होता है। और जो आपका स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं वहाँ पे ये कैसे अरेंज होती है? इस तरह से कॉलम की फॉर्म में वहाँ पे अरेंज होती हैं। अब बात आती है सेकंड लेयर। सेकंड लेयर कौन सी होती है इसमें? लैमिना प्रोपरिया। तो लैमिना प्रोपरिया किससे मिलकर बनी होती है? कनेक्टिव टिश्यूज से, जो क्या करते हैं, जिसके पास क्या होता है? फिब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं, मैक्रोफेज होते हैं, लिम्फोसाइट्स और ईओसिनोफिल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। थर्ड लेयर है इसकी, थर्ड सब लेयर है जिसको हम कहते हैं मस्कुलरिस लेयर। ये किससे मिलकर बनी है? स्मूथ मसल्स फाइबर से मिलकर बनी है। ये आपको याद रखना है कि माउथ और फेरिंग्स में प्रेजेंट होती है, लेकिन एब्सेंट होती है, सॉरी। और जो ईसोफेगस के बाद जितने भी पोर्शन है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक वगैरह, तो वहाँ पे ये प्रेजेंट होती है। अब देखिए मैंने बताया था आपको ये नर्व प्लक्सेस के बारे में, तो नर्व प्लक्सेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए नर्व सप्लाई। तो नर्व सप्लाई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में किस तरह से होती है? तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में 2 नर्व सप्लाई होती है, एक होती है इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई और एक होती है एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई। इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई का काम क्या होता है? देखिए पहली बात तो ये कि ये कहाँ प्रेजेंट होती है? विद इन वॉल ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। तो जो आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है या एलिमेंट्री कैनाल है उसकी वॉल के अंदर प्रेजेंट होती है, और ये क्या कंट्रोल करती हैं? सिक्रीशन और मूवमेंट कंट्रोल करती हैं। जो आपकी एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई है वो कंट्रोल करती हैं आपके इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई को। तो देखिए इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई कहाँ पे प्रेजेंट है? आपकी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, और इसका काम क्या है? इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई का कंट्रोल करना सिक्रीशन और मूवमेंट को। दूसरी है आपकी एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई। एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई का काम क्या है? ये कंट्रोल करती है किसको? इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई को। किस तरह से नर्वस, इसके इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम को किस तरह से उसको कंट्रोल करना है या मेंटेन करना है, वो सारा काम किसका होता है? आपका एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई का। अब पढ़ते हैं इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई। इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई अभी मैंने आपको बताया क्या करती है? कंट्रोल करती है सिक्रीशन और मूवमेंट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। अब जो आपकी इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई है, यहाँ पे नर्व फाइबर ऑफ दिस सिस्टम आर इंटरकनेक्टेड। ये जो नर्व फाइबर्स होते हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, और इसके 2 मेजर नेटवर्क होते हैं। एक होता है ऑराबिक प्लक्सेस और दूसरा होता है सब म्यूकस नर्व या हमारा मीजनस प्लक्सेस। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ऑराबिक प्लक्सेस। देखिए अभी मैं आपको पहले ऑराबिक प्लक्सेस दिखा देता हूँ, ऑराबिक प्लक्सेस कहाँ प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए ये आपके आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो मैंने ग्रीन कलर में रिप्रेजेंट किया हुआ ये है हमारा कौन सा? ऑराबिक प्लक्सेस। तो यहाँ पे मैंने आपको मेंशन भी किया है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो ऑराबिक प्लक्सेस। और फिर इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ इनर सर्कुलर और सब म्यूकोसा के बीच में एक प्लक्सेस प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं मीजनस प्लक्सेस। तो 2 प्लक्सेस है, एक है हमारा ऑराबिक प्लक्सेस और दूसरा हमारा मीजनस प्लक्सेस। तो ऑराबिक प्लक्सेस के बारे में बात करते हैं, प्रेजेंट बिटवीन इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर लेयर में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं? ये कंट्रोल करते हैं मूवमेंट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, यानी आपके एलिमेंट्री कैनाल का जो मूवमेंट कंट्रोल करता है वो आपका कंट्रोल करता है ऑराबिक प्लक्सेस। अब इसके बाद दूसरा प्लक्सेस है सबम्यूकस या हमारा मीजनस प्लक्सेस। ये किसके बीच में प्रेजेंट होता है? मस्कुलर लेयर और सबम्यूकोसा लेयर के बीच में प्रेजेंट होता है। ये कंट्रोल करता है सिक्रीशन ऑफ सिक्रेटरी फंक्शन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक।
अब बचता है हमारा सेकंड बचता है हमारा नर्व सप्लाई, एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई। तो एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई क्या कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है आपका इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम को, जो आपके ऑरबिक प्लक्सेस हैं और मीजनस प्लक्सेस हैं उसको कंट्रोल करने का काम किसका होता है, एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई का कंट्रोल का काम होता है। ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, ये दोनों वर्क करता है, सिंपैथेटिकली और पैरासिम्पैथेटिकली भी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने इसको क्या किया गया, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, तो दोनों फंक्शन यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो देखिए ईसोफेगस, स्टमक, ड्यूडेनम, इलियम और सीकम, ये जो आपके पोर्शन है, तो यहाँ पे वेगस नर्व क्या कंट्रोल करती है, वेगस नर्व कंट्रोल करती है इनके पैरासिम्पैथेटिक को। तो अगर आपसे पूछता है कि ईसोफेगस, स्टमक, ड्यूडेनम, इलियम और सीकम को पैरासिम्पैथेटिकली कर रहा है आपकी वेगस नर्व, और इसी तरह यहाँ पे ईसोफेगस, स्टमक और ड्यूडेनम को कौन आपका ये थोरेसिक फिफ्थ से लेके आपके थोरेसिक फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th, यहाँ पर थोरेसिक फिफ्थ से लेके थोरेसिक 11 तक ये क्या करते हैं, आपकी जो नर्व अरेंज होती हैं और अरेंज होने के बाद क्या बनाते हैं, एक मास बनाते हैं जिसको हम कहते हैं सीलिएक गैंग्लियन, और ये कंट्रोल करते हैं किसको, ईसोफेगस को, स्टमक को और ड्यूडेनम को। इसी तरह आपका जो लंबर 1, ये आपका थोरेसिक 12 से लेके लंबर 2 तक, यहाँ से भी कुछ नर्व फाइबर्स अरेंज निकलते हैं, और निकलने के बाद क्या करते हैं, ये यहाँ पे फिर से क्या बनाते हैं, गैंग्लियन बनाते हैं, यानी कि मास ऑफ नर्व फाइबर्स बनाते हैं, और ये क्या कंट्रोल करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन को, जिसको यहाँ पे इसको जो आपका गैंग्लियन है इसका नाम क्या दिया गया है, सुपीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लियन, ठीक है। इसी तरह आपका जो कॉलन और रेक्टम वाला पोर्शन होता है, वहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ है, मैंने डायग्राम की वजह यहाँ पे नाम मेंशन कर दिए। तो यहाँ पे कौन कंट्रोल करता है आपका गैंग्लियन, जिसका नाम है इंफीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लियन। अब बचता है हमारा, देखिए लंबर के बाद आता है सेक्रम। तो सेक्रम 2 और 3rd से लेके 2/3 से लेके 4 सेक्रम को, तो यहाँ पे कौन कंट्रोल करता है, यहाँ पे फिर से एक नर्व अराइज होती है जिसका नाम है प्यूबिक नर्व, वो कंट्रोल किसको करती है, रेक्टम को और आपके सीकम को पोर्शन को। तो ये था हमारा किसके बारे में, नर्व सप्लाई के बारे में। ये हमारा सिंपैथेटिकली हो गया और ये हमारा पैरासिम्पैथेटिकली कंट्रोल हो गया यहाँ पे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इतना ही था। आपको ये नोट्स में आपको PDF, मैंने पहले भी बोला था कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।